हैं, फिर बाद में चेक कर लेंगे करा ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू न्यू डायमंड स्टडी वे में। आज जो चलेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी से है आनुवांशिक का एवं जैविक विकास चैप्टर, जो कुछ पार्टें आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं, कुछ आगे चलेंगे। आज जो मैं चलूँगा पार्ट 6 में चलूँगा। पार्ट 6 में क्या क्या सब है थोड़ा देख लूँ चैप्टर से। तो देखिए आज जो स्टैंजा दिया हूँ मैंने अभी तुलनात्मक संरचना का है। अब तुलनात्मक संरचना में क्या सब होता है गौर से देखा जाए। कह रहा है संघ मतलब यूनिटी जो होता है, ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप बनाया जाता है, सदस्य मेंबर जो होते हैं उसी को मैं संघ कहता हूँ। तो संघ कॉर्डेटा के सभी प्राणियों में उनके जीवन चक्र के किसी अवस्था में, जीवन चक्र मतलब एक जीवन काल जो होता है इंसान का जन्म से लेकर मरण तक, वही जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र में किसी अवस्था में, कोनो समय में, कोनो रूप में, या उसी को मैं कहूँगा जीवन पर्यंत। क्या कहूँगा मैं? जीवन पर्यंत। उस बीच में क्या होता है? नोटोकॉर्ड और पृष्ठीय नालाकार, और तीसरा है ग्रसनली क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 चीज़ पाए जाते हैं। पहला पाए जाते हैं, क्या नाम है इसका? नोटोकॉर्ड। दूसरा पाया जाता है पृष्ठीय नालाकार, और तीसरा पाया जाता है ग्रसनी विलोम छिद्र पाए जाते हैं। कॉर्डेटा ऐसे विशाल संघ के जंतुओं की मूल संरचना में इतनी अधिक समानता अचानक नहीं हो सकती है। कॉर्डेटा जैसे उसमें क्या होता है? अचानक समानता नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए। मूल संरचना की ये समानताएं प्रमाणित करती है कि जो कॉर्डेटा संघ है उनके सभी प्राणी एक ही पूर्वज से विकसित हुए, मतलब उसका जो पिछला वंश है एक ही से वो आते जा रहा है, उसमें अचानक कोई भी समानता चेंजिंग नहीं होता है। बाकी और जीव जंतुओं में क्या होता है? चेंजिंग होता है। इस संघ में कौन संघ में कम होता है? कॉर्डेटा संघ। किस में होता है? कॉर्डेटा संघ में एक जीवन चक्र में क्या होता है? कोई खास विकसित अचानक नहीं होता है, वो अपना स्तर से धीरे धीरे होते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन रखा हूँ कि समजात अंग क्या होता है और असमजात अंग क्या होता है। तो सभी जीव जंतु होते हैं, सभी के पास अंग हैं, समजात अंग और असमजात अंग। तो हम चलते हैं विभिन्न जंतुओं की संरचना का जब अध्ययन हम करेंगे, जब बात करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, तो क्या होगा? भिन्न भिन्न वातावरण, मतलब अलग अलग माहौल में क्या होगा? अलग अलग माहौल में जो जैसे जीव रहते होंगे, मतलब रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना का अर्थ होता है फिगर ना, और उत्पत्ति मतलब कि उसका जो है मतलब जन्म होना या निकलना ना। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, मतलब देखने की ओर से क्या होता है? एक समान के होते हैं। कैसा होते हैं? एक समान के होते हैं, लेकिन जब वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं तो इसी अंग को या ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। समजात अंग के बारे में कुछ ऐसे जानिए, जैसे मेढक। क्या बोला मैंने? मेढक कुछ पक्षी, ठीक है, कुछ पक्षी, ये सब क्या होते हैं? समजात अंग में आते हैं। मेढक, बिल्ली ले लीजिए, मनुष्य, क्या होगा? बिल्ली, मनुष्य। क्या बोला मैंने? बिल्ली, मनुष्य के अग्रपादों में पाए जाने वाले अस्थियां जो होता है, हड्डियां जिसे कहते हैं, अस्थियों में अवयव प्रायः समान होते हैं, परंतु इन क्या कहता है? कशेरुक
कशेरुक प्राणियों में अग्रपाद विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। तो समजात अंग क्या होगा कि इसमें प्रमाणित करता है कि इन जंतुओं का विकास ऊपर से लेके पूर्वज से द्वारा आ रहा है। देखिए बिल्ली का विकास बिल्ली जैसा है, इससे कुछ सालों पहले भी बिल्ली को ऐसे ही देखते होंगे, और जैसे मनुष्य भी खास करके कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ। पहले अभी भी मनुष्य हैं जो लंबे होते हैं, 6 फीट के होते हैं, पहले थोड़ा ज़्यादा लंबे होते थे, अब धीरे धीरे क्या होते हैं, नाटे होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। अब अगर जो चलें तो समजात अंग के बारे में ये हो गया। अब समजात किसे कहते हैं? जब समजात पढ़े हैं तो असमजात उसका विपरीत होंगे। क्या होंगे? उसका विपरीत। वही बात कर रहे हैं यहाँ। समजात अंगों के विपरीत जो होता है, जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रचना मतलब फोटो और उत्पत्ति जिसका जन्म हुआ है या उद्भव के देखने के कोण से मतलब दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। ऐसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे अंग को मैं क्या कहता हूँ? असमजात अंग कहते हैं। बारे में देख लिया। कह रहे समजात अंगों के विपरीत जितने भी होते हैं अंग वैसे होते हैं जो रचना और उत्पत्ति या उद्भव की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु वे क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। इसे अंग को क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली, तितली देखें आप लोग, कैसा होता है? रंगीन होती है ना, बहुत मनोभावक भी होती है तितली। कुछ पक्षी और पक्षी के पंख जो होते हैं उड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? तितली का जो होता है पंख होता है, क्या होता है? पंख होता है। ठीक है। हाँ पूछो है हमको क्या लगे, हमें कलाकार थोड़े उजलाकार। ठीक, मान लो तितली के दोनों साइड पंख है, मान रहे हैं नहीं, क्योंकि इतना अच्छी फोटो नहीं है जो तुम कह सकते हो। तितली का देखे दोनों साइड पंख है। किसी पक्षी का, कबूतर हो, कौवा हो या कोई भी हो, उसका क्या होता है? पंख होते हैं। उसका काम क्या होता है? उड़ने का काम होता है। किसका काम? उसका काम क्या होता है? उड़ने का काम होता है। परंतु इनकी जो मूल संरचना और उत्पत्ति जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। तितली का भी उड़ने के लिए पंख दिया गया है, कबूतर का भी उड़ने का पंख दिया है, लेकिन कार्य एक ही जैसा हो गया, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर उसका क्या हो गया? संरचना जो क्या हो भिन्न भिन्न होने लगा। पक्षी के पंख में अस्थियां त्वचा होते हैं। क्या होते हैं? त्वचा होते हैं। जबकि तितली या अन्य कीटों को पंख क्यूटिकल के परत से ढके होते तथा इसमें कुछ तंत्रिकीय पेशियां होता है। क्या होता है? कुछ तंत्रिकीय पेशियां होता है। इसी को हम लोग समजात अंग के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? समजात अंग के रूप में मानते हैं। अब हम चलेंगे भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान। देखिए अभी हमने तुलनात्मक संरचना पढ़ा है, अब है भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान। तो इस पर क्या विशेष चर्चा करूं तो देख लिया जाए। सबसे पहले यहाँ का स्टेंजा देख लीजिए। भ्रूण के प्रारंभिक अवस्थाओं के साथ जो कुछ अध्ययन किया गया है उन सभी वर्गों के भ्रूण में अत्यधिक समानता होती है। क्या होता है? अत्यधिक समानता होती है। अब इस आधार पर चलूं तो ये भी बोला गया है मेढक का जो टेडोपॉल होता है ना, टेट्राता जो रहता है उसको टेडोपॉल कहते हैं, लार्वा उसको कहते हैं। वो मछली के समान होती है, एकदम सेम। किसके समान होती है? मछली। मेढक का जो टेट्रापन होता है, टर करते रहता है ना, वो जो लार्वा जो होता है वो किसके समान रहता है? मछली के समान रहता है, उसमें समानता होती है। अब इस आधार पर चलूँ कि मेढक एफीबिया ग्रुप का है। किसका ग्रुप का है? मेढक एफीबिया ग्रुप का है। रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया के भ्रूण के प्रारंभिक अवस्था में मछली के समान ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं या नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। क्या होता है? ग्रसनली क्लोम छिद्र नोटोकॉर्ड
पाया जाता है किसमें? मेढक, रेप्टिलिया, एबीज तथा मेमेलिया के भ्रूण में क्या पाया जाता है? प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में मछली के ही समान जो होता है ये सब मिलते हैं कौन को? ग्रसनी, क्लोम छिद्र या नोटोकॉड। ठीक है, या नहीं कहेंगे, नोटोकॉड बोलेंगे डायरेक्ट। ये सब पाए जाते हैं मेढक में। अब कह रहा है संपूर्ण उपसंग जिसका वर्ग है वर्टिब्रेटा। क्या नाम है? वर्टिब्रेटा, जो मछली जैसे पिछला जन्म का मतलब पिछला वंशज में पूर्वज के विकास से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? पूर्वज के विकास होते हैं कौन? वर्टिब्रेटा। अब हमने अभी पढ़ा कि भ्रूण और भ्रूण विज्ञान में कि जो मेढक जो होता है उसमें जो होता है नोटोकॉड और क्या बोला मैंने? ग्रसनी, क्लोम छिद्र एक जैसा होता है, जैसा मछली का होता है वैसा किसको होता है? मेढक को होता है, रेप्टिलिया को होता है, मेमेलिया को होता है, एबीज को होता है। ये सभी का भ्रूण का जो होता है प्रारंभिक जो अवस्था होता है मछली के समान होता है। मछली के बारे में यहाँ भी मैंने दिया था कि मेढक का टेडोपोड लार्वा मछली के समान होते हैं। क्वेश्चन दे देगा टेडोपोड लार्वा किसके समान होता है मेढक का, तो आप लोग क्या कह दीजिएगा? मछली का। चलिए, अभी जो स्टंजा है जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ आपको दिखा भी दर्शाया भी हूँ जीवाश्म किसे कहता हूँ, जीवाश्म विज्ञान किसे कहता हूँ। इससे पहले मैं कुछ जानकारी लूँ। प्राचीन काल में जो पुराना काल था उसमें क्या होता था, ऐसे कई जो होता है ना जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे। क्या थे? बहुत जो जीव थे पहले पृथ्वी पर उपस्थित, जो बाद में वो क्या होंगे? विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए। या तो उनकी जनसंख्या में कमी आया या कोई घटना परिघटनाओं के कारण वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। अब क्या पता चलता है कि उसका अस्थियां जो होता है, उसका जो कुछ पार्ट जो होते हैं वो हमको मिलते हैं ना, तो उसी को हम लोग जीवाश्म कहेंगे। तो वर्तमान समय में वे नहीं पाए जा रहे हैं। वैसे अनेक जीवों के अवशेष चिन्ह जिसको कहते हैं, अवशेष चिन्ह क्या? किसी भी मान लिया जाए वस्तु है, वो आज अभी तुम लोग नहीं देख रहे हो, इससे पहले था, उसका कोई अवशेष चिन्ह न मिलेगा, वो तो सॉलिड मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो विलुप्त हो गया। या तो उसका हड्डी मिले या उसका कोई अंगतंत्र मिले या उसका कुछ न कुछ छाप मिले, वही हुआ चिन्ह। तो वही बात यहाँ दर्शाया हूँ मैंने। वैसे अनेक जीवों के अवशेष को चिन्ह, अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर क्या हो गया है? पाए गए हैं। जो पृथ्वी के चट्टानों मतलब कहीं दबा उबा, कहीं कहीं कुछ न कुछ पत्थर में भी निशान नज़र आया। तो पत्थरों में ऐसे जीव के चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और इसका जब अध्ययन मैं करूँगा तो इसको क्या कहूँगा? जीवाश्म विज्ञान कहूँगा। किसी भी चीज़ का अध्ययन उसका आधार पर नाम रहता है। ठीक है, तो इस पर जीवाश्म पर जो अध्ययन होगा उसे मैं क्या कहूँगा? जीवाश्म विज्ञान कहूँगा। क्या कहूँगा? जीवाश्म विज्ञान कहूँगा। अब देखिए यहाँ कुछ दिया हूँ कि कह रहा है कि जीवाश्म का पता करने के लिए क्या किया जाए, कैसे होगा, तो विकास कैसे पता चलेगा, उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण ये होगा, अगर जब खुदाई शुरू हो जाए, ठीक है, खुदाई शुरू होने में कम गहराई में अगर जो मिल जाए जीवाश्म, इसका मतलब है कि वो कम काल के हैं, मतलब कि आज से 100, 200, 500 इस तरह से। अगर जितनी अंदर गहराई में रहेगा उतना अधिक सालों के साथ वो अंदर में है, अर्थात उससे ज़्यादा, उससे कई सालों पहले तो क्या था, वो था और वो क्या हो गया, लास्ट हो गया। चल रहा है वीडियो, चल अभी नहीं रोकना। तो इसमें क्या था कि आर्कियोटॉपिक्स जो था, रिक्स मतलब कि आर्कियोटॉरिक्स नाम का जो था एक ऐसा ही जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया तथा एबीज पक्षी जो होता था उसका दोनों का गुण क्या हो गया, मिलता जुलता नज़र आया। जितना गुण उसमें था उतना गुण उसमें भी था। मतलब क्या, ऑरेक्टियो है ना, आर्कियोप्टेरिक्स जो होता था वो कैसा था, रेप्टिलिया और एबेज के सेम में था। तब कह रहा ये जो था वो जबड़ों में दांत तथा उंगलियों में नख थे उसका,
उसको जबड़ा जो था उसमें दांत जो था एबीज की तरह मिला था और उंगलियों में क्या था, नख मतलब नाखून था। इस तरह से उसको पता लगाया गया, ये हो गया। पक्षियों के तरह इसमें हाथी भी थे, डायना, पंख किसका, यही जो था आर्कियोप्टेरिक्स जो था उसमें क्या था, पक्षियों की तरह डायना भी था। जबड़ा में दांत जो था वो भी किसके, एबीज की तरह मिलता था ना। इस तरह से उसमें पाया गया। अब इसके अध्ययन से बात की पुष्टि हुआ कि रेप्टिलिया तथा एबीज का विकास एक ही पूर्वज से हुआ, अर्थात वो जो था अब जो है रेप्टिलिया और एबीज ये एक ही खानदान से है, एक ही वंशज से है, बशर्ते क्या हो गया, उसका समानता भिन्न होने के कारण वो विलुप्त हो गया और ये लोग क्या है, बचे हुए हैं। अब इसके आगे देखूं तो क्या कह रहे हैं कि एक जीवाश्म की आयु जो होता है, क्या हुआ, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हमें एक वैज्ञानिक तरीका है। कौन वैज्ञानिक तरीका है, तो वैज्ञानिक तरीका है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। इसका क्या नाम है, रेडियो कार्बन काल, क्या है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण है। अगर जो हम किसी चीज़ की जीवाश्म की आयु जानना चाहते हैं कि कितना साल पुराना ये जीवाश्म है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण को हम लेंगे, तब इसको हम माप सकते, मतलब जान सकते हैं कि कितना पुराना इसका समय है। और इसके बाद भी है, क्या कह रहा है कि आयु की गणना हम एक और तरीका से कर सकते हैं, रासायनिक अनुपात के अध्ययन के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब इसका दो तरह से कर सकते हैं, एक रेडियो कार्बन काल निर्धारण और दूसरा क्या करेंगे, रासायनिक अनुपात के अध्ययन से भी हम कर सकते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है या कितना नया है। मैं उसका समय अनुकूल हम उसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। स्टेंजा जो है विकास एक क्रमिक प्रक्रम है। जीवों का विकास का अर्थ हुआ कि दिनों दिन जो है आगे आगे क्या होता है, कुछ न कुछ चेंजिंग आते रहता, वही हुआ विकास। तो कह रहा है जीवों का विकास एक धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम है। क्या है, एक सिलसिला है, एक सिस्टम है जो धीरे धीरे क्या होता है, विकास होते जा रहा है। किसी जीव या उसके किसी जटिल अंग का उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, वो धीरे धीरे हुआ। मतलब उसका जो जटिल अंग है या कोई उसका उत्पत्ति वैसा जो है वो एक बार ही नहीं हो गया, एकाएक नहीं हुआ, वो क्या हुआ, धीरे 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 करके होने लगा ना। तो बल्कि यह अनगिनत पीढ़ियां में क्रमिक विकास के द्वारा होता है। और जब एक साल में या 2 साल या एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां जब चलेंगे तब क्या होगा, इसकी विकास नज़र आते हैं। क्या होता है, इसकी विकास नज़र आते हैं। आप भी देखते होंगे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या देखते होंगे, छोटा रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके विकास होता है ना। पता चलता है कि वो बढ़ रहा है, नहीं पता चलता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कर कई महीनों कई सालों में जाकर वो जो है एक हाइट 5 फुट 6 फुट या जितना उसका हाइट होगा उतना आता है कई सालों के बाद ना। तो वो धीरे धीरे विकास किया, तब तक वो क्या रहा, उसको विकास दिख नहीं रहा था। लेकिन अनवरत दिनों के बाद ही जाके वो क्या हुआ, उसका विकास दिखाई दिया। तो उसी तरह जितने भी पीढ़ियां पीछे गए हैं उसके बाद ही कई पीढ़ियों जाने के बाद ये नया जो प्रक्रम आया या उत्पत्ति होता है किसी अंग का, तब क्या होता है, वही विकास हुआ। लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है, विकास के क्रम में किसी जीव द्वारा धारण की गई कोई नई रचना उस जीव के लिए उस समय कितनी लाभदायक थी, ये क्वेश्चन बन चुका है। अब ऐसा रचना प्रकृति द्वारा चयन क्यों हुआ, मतलब शरीर में, अच्छा हाथी को दांत देखें, शेर को जोखिम भरा उसका दांत देखें जो चीर फाड़ कर अलग कर देता ना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे बंदर है ना, या किसी भी जीव का जो अंग वैसा अंग है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया। प्रकृति जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया कि उसका सुरक्षा अपने खुद करने के लिए व्यवस्था दिया गया। या हम लोग का हाथ है, हाथ किस लिए बना है, कई सुरक्षा कई काम है इस हाथ का, बहुत ब्रांड है, तो सभी का ब्रांड भी ब्रांड के जैसा अलग अलग ब्रांड है। तो हम ये कह सकते हैं यह स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम जानेंगे कि आँख को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, आँख का काम क्या है, हमारा देखना, इसका विकास कैसे हुआ।
तो जंतु जगत में हम जब आँखों की उत्पत्ति पर विचार करना शुरू कर देते हैं तब हमारा क्या होता है, ध्यान प्लेनेरिया नामक चपटे कृमि के अल्पावधि नेत्र बिंदु पर चल जाता है। कहाँ चल जाता है? अल्पावधित जो है नेत्र बिंदु है उस पर चल जाता है। जब आँख के बारे में चलते हैं तब ना, किसी अंग तंत्र पर चलेंगे उसका आकार बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जीवों में क्या हो गया, उत्पत्ति और विकास जो क्या हुआ, एक क्रमिक मतलब क्रम से प्रक्रम के द्वारा ही विकास हुआ है। क्लियर है? के लिए उसकी जो अल्पविधित जो नेत्र बिंदु है क्या है, मेरे लिए लाभदायक है कि नुकसानदायक है? लाभदायक है, तो लाभदायक है। फिर भी प्रकृति द्वारा इसका चुनाव कर लिया गया। यह रचना जंतुओं के लिए अति लाभदायक समझी गई है। ये जो मानव के लिए जो है वो तो ठीक है, लेकिन जंतु को जो अभी जो आँख के बारे में बताया, चपटी हुई कृमि के रूप में जो था, जिसको हम लोग प्लेनेरिया कहे, वो क्या था, मनुष्य मतलब जानवर जंतुओं के लिए क्या हुआ, बहुत ही अति लाभदायक हुआ। क्या हुआ? बहुत ही अति लाभदायक हुआ, साबित हुआ। तो तभी किए गए मतलब जो ऑक्टोपस नामक मोलस्का में, फिर केसरूकों में यह लाभदायक अनुकूलन के रूप में अलग अलग जटिलताओं के साथ विकसित हुआ। मतलब धीरे धीरे करके चेंजिंग आया और उसका क्या हो गया, विकास हुआ। इसी तरह पक्षी पर भी हुआ है ना। तो पक्षी पर देखिए तो क्या होता है, उसका पंख रहता है, देखें पंख, निश्चय मतलब सभी पक्षियों को पंख देखें, वो क्या काम करता है, उड़ने में सहायक देता है। क्या करता है? उड़ने में सहायक देता है। मतलब हर जीवों का जो है कोई ना कोई अंग तंत्र है जिसका जटिलता शुरू हुआ है, उसका क्या हो गया, एक प्रक्रम के द्वारा बना है। क्या कर रहा है, विकास क्या दिया है मैंने स्टेंजा, एक क्रम प्रक्रम है। मतलब धीरे धीरे उसमें विकास आया। अब देखिए उसके आगे भी और देख सकते हैं कि जब मतलब उड़ान भरना जब शुरू होता है तो उसका क्या होता है, पक्षी जो क्या होता है उसमें उसको खुशी महसूस होती है। उड़ान भरने के बाद क्या होता है, उसको खुशी महसूस होता है और उसका क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या होता है, आज़ादी होता है। आप ही लोगों को क्या है, आज़ाद छोड़ दिया जाता है तो बहुत खुश रहते हैं ना। अब गुलाम बना दिया जाता है कि ये काम नहीं करो वो काम नहीं करो, तब थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। उसी तरह पक्षी भी थे। और यह भी है कि रचना का विकास ठंड से बचाव के लिए भी हुआ है। मतलब कभी भी देखे होंगे कि कुछ रेवेदार या पक्षी के जो है पंख में भी अगर जो सिकुड़ के बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसका ठंड से भी बचाव होंगे ना। और उड़ान भर लिया तो क्या होगा, उसका आज़ादी का जो क्या होगा, फायदा हो गया। इस तरह से पक्षियों का पंख, जंतुओं का जो आँख या कोई भी अंग तंत्र जो है उसके पास में, वो सब एक समय के नहीं कई समय गुजरने के बाद, कई पीढ़ी गुजरने के बाद उसका विकास थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब कह रहे हैं जैव विविधता की उत्पत्ति में कृत्रिम चुनाव जो होता है, मनुष्य के द्वारा जो चुनाव होता है, कि उसका भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यह तत्व देखिए, बंधा गोभी देखे हैं, बंधा गोभी देखे होंगे, उसका भी जो है ना कई प्रकार के निकला हुआ है ना। तो इस तरह से बंधा गोभी की मूल प्रजाति जो था वो हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा भोजन के उपयोग में किया जाता है। बंधा गोभी हम लोग खाते हैं और बहुत दिनों से खा रहे हैं, बहुत सालों से खा रहे हैं। अब बंधा गोभी जो था कई प्रकार के देखे होंगे। एक तो ये है, इसमें जालिका बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं आप लोग, बंधा गोभी। और एक फूल गोभी भी है, एक क्या है, फूल गोभी भी है। क्या है, एक फूल गोभी भी है। ये फूल गोभी कैसा होता है, हाँ, ये फूल की तरह रहता है ना। और इसमें भी कलर चेंज होता है। कहीं देखे होंगे नीला टाइप का फूल गोभी देखे हैं या बंधा गोभी, कलर चेंज देखे हैं ना। इसका मतलब समझिए कि इसका कृत्रिम द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, कृत्रिम द्वारा, मनुष्य के द्वारा कोई फर्टिलाइजर करके या किसी तरह करके किसी न किसी विधि से क्या कर दिया गया, उसका कलर का दूसरा कलर बना के दे दिया गया। अब कह रहा है वन बंधा गोभी से अन्य पत्तीदार गोभी जैसे करसरन नाम है, कोलराबी नाम है और बहुत सारे ऐसा जो है
क्या गोभी का नाम जो है विकसित किए गए। एक से एक क्वालिटी, जैसे आप गोभी में भी एक हाइब्रिड होता है, एक सिंपल होता है, कुछ और क्वालिटी नाम दिया गया, किस इस प्रकार का जो होता है क्या होता है होते हैं। ये कब होता है परिवर्तन जानते हो? डीएनए के परिवर्तन से। मैं बताया था इससे पहले मेंडल के बारे में, जो किस पर रिसर्च किया था? मटर पे ना, मटर पर किया था। वो क्या किया था कि उस मटर का जो है बौना मटर का और लंबे वाला मटर का दोनों का क्या कर दिया, कॉम्प्रेजेशन करवा दिया, फर्टिलाइज़र करवा दिया, क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद क्या पता चला कि कुछ बौना और कुछ जो है लंबा निकलने लगा, कुछ हरे मटर भी हुए तो कुछ पीले भी हो गए थे, कुछ सफ़ेद भी हुए थे। इस तरह के प्रजाति का विकास जो है हो रहे हैं। अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके विकास हर चीज़ में हो रही है।